गुड इवनिंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास याद है? हम लोग क्या देख रहे थे लास्ट क्लास में? फास्ट फास्ट रिकॉल। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सेक्शन 2 क्लॉज 56। इसमें कितना क्लॉजेस होता है? मेनली नेम क्लॉज, सिचुएशन क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, liability clause, capital clause, और एक क्या था? नॉमिनी क्लॉज और नॉमिनेशन क्लॉज, जो किसके लिए था? ओपीसी के लिए। तो हम लोग का कौन सा हो गया था? नेम क्लॉज, सिचुएशन क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज हो गया था ना इतना। ऑब्जेक्ट क्लॉज में हमने एक क्या देखा था? डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। आप लोगों का पेज नंबर का 361 पेज। The meaning of the term ultravirus is simply beyond their power. उस दिन लास्ट क्लास में लिखाया था the legal phase ultravirus is applicable only to act done in excess of the legal power of the DERS. जितना उनको पावर्स दिया गया है उससे अगर कोई भी वो लोग बियॉन्ड कोई भी काम करता है तो उसको हम लोग क्या मानेंगे? void. Ultravirus, that means void. To an originatory citizen, the law permits whatever does the law not expressly forbid. It is only when the law has called into existence a person for a particular purpose or has recognized its existence, such as in case of limited liability, that the power is limited to the authority delegates expressly or by implication and to object for which was created. In this case of such a creation, the ordinary law applicable to an individual is somewhat reversed. Whatever is not permitted expressly or by implication by the constituting instruction is prohibited not by express prohibition of the legislature but done by the doctrine of ultravirus. अगर आपका क्लॉज में लिखा है कि लिमिटेड है लेकिन आप फिर भी उसको नहीं मान रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? अल्ट्रावायरस, बियॉन्ड दैट पावर। तो उसको हम लोग क्या मानेंगे? वॉइड। ठीक है, तो हम लोग आज नेक्स्ट क्लॉज में आते हैं। नेक्स्ट क्लॉज क्या है? लिमिटेड द मेंबर ऑफ द लिमिटेड। अगर हम लोग रिलायंस कंपनी का ये देखेंगे तो इसमें क्या है? लाइबिलिटी लिमिटेड है। तो वो लोग अगर उन लोगों का लिमिटेड लाइबिलिटी है, अगर वो लोग लिमिटेड नहीं मान के चल रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? वॉइड। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लॉज क्या है? कैपिटल क्लॉज। तो हम लोग कैपिटल क्लॉज में क्या देंगे? द ऑथराइज शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज रुपीज 1,050 crore ओनली एंड डिवाइडेड इंटू 290 crores। तो उन लोगों का ये लाइबिलिटी क्लॉज का सारा दिया हुआ है। द मिनिमम पेड ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी शैल बी 5 लाख। ये सब कुछ नेक्स्ट क्लॉज में दिया हुआ है।
देखो क्लॉजेज में देखो द ऑब्जेक्ट क्लॉज समझ में आ गया है. ऑब्जेक्ट क्लॉज किस में एप्लीकेबल नहीं होगा? एक था ना, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस क्लॉज shall be applied to a company registered under section 8. सेक्शन 8 कंपनी में ऑब्जेक्ट क्लॉज यूज नहीं होगा. द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर ऑफ द कंपनी whether limited or unlimited and also state liability clause. liability clause में क्या रहेगा? in the case of a company limited by shares, that liability of its member is limited to the amount. कितना लिमिटेड रहता है? लिमिटेड बाय शेयर्स में कितना लिमिटेड रहता है? टू द अमाउंट अनपेड इफ एनी ऑन द शेयर हेल्ड बाय देम. और इन केस ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, द अमाउंट अप टू विच ईच मेंबर अंडरटेक्स टू कंट्रीब्यूट. कितना कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है, टू द एसेट्स ऑफ द कंपनी इन द इवेंट. ठीक है, इसके लिए एक नोट्स लिखाते हैं, उसके बाद समझाएंगे. अगर लिमिटेड बाय गारंटी रहता है तो क्या होगा? members are liable to contribute up to amount of guarantee. ठीक है, गारंटी कंपनी में क्या रहेगा? ड्यूरिंग लाइफ टाइम, ये शायद लास्ट क्लास में इतना तक लिखाया था ना. एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप. तो ड्यूरिंग लाइफ टाइम हम लोगों का गारंटी नहीं रहता है. कब रहता है? एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप. तो वाइंडिंग अप में क्या हो जाएगा? उसका भी दो पार्ट. अगर एसेट, एज्यूम एसेट्स है 4 करोड़ और लाइबिलिटी है 5 करोड़, क्या उनको कितना देना होगा एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप? एसेट है 4 करोड़ और लाइबिलिटी है 5 करोड़. कितना देना होगा? 1 ईयर. गारंटी अमाउंट कितना रहेगा? हम लोग क्या देख रहे हैं? गारंटी कितना रहेगा? 1 ईयर. ठीक है, टू कंट्रीब्यूट, इसमें लिखो टू कंट्रीब्यूट to asset in case of insufficiency. ठीक है, टू कंट्रीब्यूट टू एसेट इन केस ऑफ इनसफिशियंसी. क्या है? उन लोगों का लाइबिलिटी है 5 ईयर और एसेट्स है 4 ईयर. तो ये क्या हो गया? डेफिशिएंसी. तो वो कितना देगा? 1 ईयर उनका गारंटी अमाउंट बन जाएगा. ठीक है, मेंबर्स कहाँ बोलो? हाँ, क्योंकि माइनस में है ना. अगर 4 करोड़ एसेट है तो प्लस में है, तो लाइबिलिटी है तो माइनस में है ना, इसलिए -1 ईयर उनका
डेफिशिएंसी है। और अगर एसेट भी 5 CR है और लाइबिलिटी भी 5 CR है, दैट मीन्स क्या है कि कोई लाइबिलिटी नहीं है, नहीं है तो छोटा कर देती हूँ, लाइबिलिटी नहीं है, दिख रहा है ना, ऑनलाइन स्टूडेंट दिख रहा है, छोटा हो गया ज़्यादा ना, ठीक है। तो क्या होगा, इफ वाइंडिंग अप कॉस्ट, अगर वाइंडिंग अप कॉस्ट होता है आपका 50 लाख, ठीक है, तो गारंटी अमाउंट तो माइनस हो गया है, लेकिन आपका वाइंडिंग अप कंपनी बंद करने के लिए भी तो कुछ खर्चा होगा ना, तो वो कौन पे करेगा, तो वो हो जाएगा members are liable to contribute towards winding up cost also, ठीक है। तो कौन लाइबल होगा वाइंडिंग अप के लिए, मेंबर्स लाइबल हो जाएगा। अभी आ जाओ इसमें, इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी द अमाउंट अप टू विच ईच मेंबर अंडरटेक्स टू कंट्रीब्यूट, कितना कंट्रीब्यूट करेगा, टू कंट्रीब्यूट टू द एसेट ऑफ द कंपनी इन द इवेंट of its being wound up while he is a member and within 1 year after he ceases to be a member for payment of the debts and liability of the company or of such debt liability as may have been contracted before he ceases to a member as the case may be। कोई भी अगर एक एग्जाम्पल लिखो, हाँ ये हो गया, नोटिंग हो गया, हो गया। मिस्टर बी ट्रांसफर partly paid shares to Mr. A on 1st Jan 24, on 1st Feb 2024 company goes into liquidation, who shall be held liable as contributory। कौन होगा लाइबल, बी ने क्या किया, अपना शेयर पार्टली पेड शेयर्स टू मिस्टर ए ऑन, कौन सा डेट में, 1 जनवरी 2024 में, और 1 फेब एक महीना बाद कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन। हु शैल बी लाइबल फॉर कंट्रीब्यूटरी, कौन लाइबल होगा, तो कौन होगा, यही बात उसमें लिखा हुआ है कि सोल्यूशन है ये वाला, मिस्टर बी
शेयर होल्डर था 1 जनवरी 24 को मिस्टर बी ने क्या किया, मिस्टर ए को शेयर ट्रांसफर कर दिया है, ठीक है। और 1 Feb 24 को क्या हुआ, वाइंडिंग अप हो गया कंपनी का, और इस टाइम में कौन था शेयर होल्डर, मिस्टर ए, ठीक है। तो वही इसमें लिखा हुआ कि कंपनी का जब वाइंडिंग अप हो रहा है इससे 1 साल पहले, सोचो यहाँ पर 1 साल, ये तो सिर्फ 1 महीना है, 1 मंथ है। अगर 1 साल पहले भी कोई अपना शेयर सेल कर देता है, सीजेस टू, यहाँ पर लिखा है ना, ही इज ए मेंबर और विद इन 1 ईयर आफ्टर सीजेस टू बी अ मेंबर, ठीक है। अगर इसने अपना शेयर सेल भी कर दिया है किसी दूसरे को, तो भी हम लोग क्या मानेंगे, कौन होगा लायबल, मिस्टर ए। क्यों होगा, क्योंकि कोई भी अगर कॉन्ट्रैक्ट होता है तो कंपनी एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी का कोई भी अगर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ है तो उस टाइम में शेयर होल्डर कौन था, मिस्टर बी। कोई भी अगर गलत डिसीजन ले भी लेता है तो कौन लेता है, मिस्टर बी। इसलिए बोला गया है कि गारंटी के लिए कौन लायबल होगा, मिस्टर बी, ठीक है। यही बात इसमें लिखा गया है कि इन केस ऑफ कंपनी एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, 1 ईयर, विद इन 1 ईयर वो अगर he is a member or within 1 year after he ceases to be a member for payment of the debt and liability of the company of which such debt and liability as may have been contracted before he ceases, ठीक है। तो ये क्या हो गया, बिफोर ही सीजेस, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कब किया है, बिफोर ही सीजेस टू बी अ मेंबर, ठीक है। बिफोर ही सीजेस टू बी अ मेंबर अगर हो गया तो मिस्टर ए लायबल नहीं होगा, लायबल होगा मिस्टर बी, ठीक है। और क्या था, टू द कॉस्ट, चार्जेस एंड एक्सपेंसेस ऑफ वाइंडिंग अप फॉर एडजस्टमेंट ऑफ द राइट्स ऑफ द कंट्रीब्यूटरीज एमंग देमसेल्फ। तो लाइबिलिटी में क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी ऑफ गारंटी में हो गया। हो गया, क्या होगा, अगर आपका कोई भी लाइबिलिटी नहीं रहेगा तो इफ द वाइंडिंग अप कॉस्ट कुछ भी हो जा सकता है, एक्स अमाउंट हो सकता है, तो मेंबर्स आर लाइबल टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द वाइंडिंग अप कॉस्ट। तो ही लिखा हुआ है कि गारंटी में आपको क्या क्या देना होगा, एसेट को भी आप मान लोगे, एसेट को लेके जो आपका लाइबिलिटी आएगा वो आएगा, और टू द कॉस्ट, चार्जेस, एक्सपेंसेस of winding up for adjustment of the rights of the contributories among themselves, ठीक है। तो गारंटी में ये सब आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है आपका कैपिटल क्लॉज। तो कैपिटल क्लॉज में आपको क्या क्या देखना होगा, इन केस ऑफ अ कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल, ठीक है। कंपनी का अगर शेयर कैपिटल रहता है तो आपको उसका पूरा डिविजन देना होगा, द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विच the amount of share capital with which the company is to be registered, ठीक है, कितना लेके रजिस्टर हुआ है, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, ठीक है, रजिस्टर एंड डिवीजन देयर ऑफ, इसका डिवीजन भी आप दिखाओ, इक्विटी शेयर इतना है, प्रेफरेंस शेयर इतना है, ठीक है, सारा कुछ का डिवीजन बताना होगा।
डिविजन देयर ऑफ इनटू शेयर्स ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट एंड द नंबर्स, उसका नंबर्स भी बताना होगा। 10 करोड़ 5 रुपीज में ईच, ठीक है। फिक्स द अमाउंट एंड नंबर्स द शेयर विच द सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम एग्री टू सब्सक्राइब विच शैल नॉट बी लेस देन 1 शेयर पर सब्सक्राइबर, ठीक है। सब्सक्राइबर भी कितना शेयर लिए हैं उसका भी एक लिस्ट देना होगा, वो भी हम दिखाएंगे इसमें। हाँ, और क्या बताया कि द नंबर ऑफ शेयर ईच सब्सक्राइबर्स, कितना नंबर का सब्सक्राइबर ने शेयर लिया है मेमोरेंडम में, वो भी टू टेक इंडिकेटेड ऑपोजिट ऑफ हिज नेम, उसका नाम के ऑपोजिट में आपको दिखाना होगा। शायद है इसी, मेरे को है, देखो नाम है, एड्रेस है और कितना नंबर ऑफ लिया है, सिग्नेचर विथ विटनेस, कौन कौन सब्सक्राइबर है, ठीक है। एड्रेस एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ सब्सक्राइब्ड एंड डिजायर बीइंग फॉर्म द कंपनी, ये सब कुछ उनको देना पड़ता है कैपिटल क्लॉज में, ठीक है। विटनेसेस, विटनेस जो आप लोग शेयर सब्सक्राइब कर रहे हैं उसका विटनेस, विटनेस कैसे समझाए, हिंदी में क्या बोलते हैं, गवाह। हाँ, गवाह कौन दे रहा है कि आपने ये सब शेयर लिए हैं, ठीक है, कि ऐसे आपका नाम तो नहीं दे दिया है, ठीक है, तो उसके लिए भी विटनेस भी देना होगा, ठीक है। अलग से भी हो सकता है, कंपनी का भी हो सकता है, अलग से भी हो सकता है, ठीक है। तो विटनेस का साइन और सब्सक्राइबर का भी एक लिस्ट देना होता है, ठीक है। इन केस ऑफ अ 1 person कंपनी द नेम ऑफ द पर्सन हु इन द इवेंट ऑफ डेथ, जो नॉमिनी क्लॉज में बताया था ना, ये हो गया आपका नॉमिनी क्लॉज। इन द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ द सब्सक्राइबर शैल बिकम मेंबर ऑफ द कंपनी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका फॉर्म ऑफ मेमोरेंडम, कौन सा फॉर्म में क्या क्या आपको लिखना पड़ता है। सेक्शन 4 सबसेक्शन 6 provides that the memorandum of a company shall be respective form specified in table A, ये आर्टिकल्स आ गया। आपका जो मेमोरेंडम होगा उसका 5 टेबल में डिवाइडेड रहता है। शेड्यूल 1 में एज में बी एप्लीकेबल टू द कंपनी, जिस कंपनी के लिए जो एप्लीकेबल होगा उनको उस हिसाब से मेमोरेंडम चूज करना होता है। जैसे टेबल ए में बताया गया है, ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन में पूछता है, कभी कभी टिक मार्क आ जाता है, कभी कभी फुल फॉर्म लिखने में फिलिंग द बैंक्स ये सब आता है। टेबल ए में क्या है, लिमिटेड बाय शेयर्स, टेबल बी में लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, टेबल सी में मेमोरेंडम लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग अ शेयर कैपिटल, और डी में आ जाता है अनलिमिटेड कंपनी हैविंग नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, और ई में हैविंग शेयर कैपिटल, ठीक है। तो क्या क्या आया, टेबल ए में क्या है, लिमिटेड बाय शेयर, टेबल बी में लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, सी में लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल,
डी में अनलिमिटेड, ई में भी अनलिमिटेड, नॉट हैविंग, शेयर कैपिटल, और इसमें हैविंग शेयर कैपिटल। ठीक है, याद रहेगा, इजी है। लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, हैविंग शेयर कैपिटल, अनलिमिटेड, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, और अनलिमिटेड हैविंग शेयर कैपिटल। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस हम लोगों का हो गया था। अभी देखते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। सेक्शन 5 हम लोगों को क्या बोलता है कि सेक्शन 5 ऑफ द एक्ट डील्स विद द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी। वो भी एक सेम मेमोरेंडम जैसा डॉक्यूमेंट्स है जिसको हम लोग द आर्टिकल्स ऑफ अ कंपनी शैल कंटेन्स द रेगुलेशन फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। कैसे करके मैनेजमेंट चलेगा, कैसे करके कंपनी चलेगा। ठीक है, और मेमोरेंडम में हम लोग क्या देखते हैं, मेनली ऑब्जेक्ट है, मतलब सारा इंफॉर्मेशन हम लोग किस में देखते हैं, एमओए में। अगर किसी भी कंपनी का कुछ भी जानना है तो किस में देखेंगे, एमओए में। और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में क्या रहेगा, एओए में। रूल्स, रेगुलेशन, रूल्स रेगुलेशन, और हम लोग बोल सकते हैं कि इंटरनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, हम लोग इंटरनल इंफॉर्मेशन भी इसको बता सकते हैं। हाँ, इंफॉर्मेशन देता है लेकिन वो इंटरनल इंफॉर्मेशन नहीं होता है ना, इंटरनल नहीं होता है उसमें इंफॉर्मेशन देता है लेकिन आर्टिकल्स हम लोगों को बताता है कि उसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा। देखो नेक्स्ट लाइन में देखो, शेड्यूल टेबल एफ शेड्यूल 1 ई तक हमने देख लिया था एमओए में। शेड्यूल 1 प्रोवाइड्स द मैटर्स दैट शैल बी कंटेन द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, दिस आर फॉलोज। इंटरप्रिटेशन हम लोग कैसा करके इंटरप्रिटेशन करेंगे, शेयर कैपिटल, वेरिएशन ऑफ राइट्स, किसका क्या राइट्स होगा, क्या उसमें था, ऐसा कुछ नहीं था। उसके बाद कॉल ऑन शेयर्स, कैसे करके शेयर को कॉल किया जाएगा, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। ठीक है, शेयर्स के बारे में सारा कुछ इसमें था। उसमें सिर्फ हम लोगों ने क्या देखा था कि कितना शेयर लेके कंपनी, कितना कैपिटल उनका है, वो सब सिर्फ देखा था एमओए में। और अभी हम लोग सारा देखेंगे किसमें, एओए में, कि कॉल्स कितना होगा, ट्रांसफर कितना करेंगे, ट्रांसमिशन होगा, फॉर फ्यूचर कौन सा रूल्स ऐसा रहेगा कि हम लोग अगर पैसा पूरा नहीं मिला तो फॉरफिट भी कर सकते हैं। ठीक है, ऑल्टरेशन ऑफ कैपिटल, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, जब कंपनी का प्रॉफिट होगा तो उसका डिवीजन कैसे होगा, कैपिटलाइजेशन कैसे करके कैपिटलाइज करेंगे प्रॉफिट का, बाईबैक ऑफ शेयर्स। ठीक है, जनरल मीटिंग, मीटिंग कैसा रहेगा, प्रोसीडिंग्स एट जनरल मीटिंग, एडजर्नमेंट ऑफ मीटिंग, क्या था ये सब कुछ नहीं था। दैट मीन्स इंटरनल इंफॉर्मेशन सारा हमको किस में मिलेगा, एओए में। वो हम लोग एमओए में नहीं देख सकते। सिर्फ एक आदमी के बारे में हम लोग एमओए में, दैट मीन्स एक कंपनी के बारे में सब कुछ जान पाएंगे एमओए में। और एओए में सारा कुछ क्या रहेगा कि कैसे करके काम होगा। ठीक है, सारा प्रोसीड्यूरल किससे कैसे होगा और सब कुछ एओए में होगा। वोटिंग राइट्स, प्रॉक्सी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, प्रोसीडिंग ऑफ द बोर्ड, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मैनेजर, कंपनी सेक्रेटरी, सीएफओ कौन रहेगा, द सील, नाउ इज इट ऑप्शनल, जो कॉमन सील है वो, डिविडेंड, रिजर्व, अकाउंट्स वाइंडिंग अप, सारा कुछ किस में रहेगा, एओए में। उसके बाद टेबल जी, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल। सेम तुमको चूज करना होगा कि
कौन सा आर्टिकल आप बना रहे हैं, हैविंग शेयर कैपिटल, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, सेम, अनलिमिटेड, ये सब हो गया है। नेक्स्ट आ जाता है आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आता है टॉपिक साइनिंग ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। ठीक है, द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल शैल बी साइंड इन द फॉलोइंग मैनर्स। कैसे करके मेमोरेंडम और आर्टिकल्स को साइनिंग किया जाएगा। द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी शैल बी साइंड बाय ईच सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम। देखा था ना इसमें, सिग्नेचर ऑफ सब्सक्राइबर। ठीक है, सबका साइन इसमें होना होगा। द मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स शैल बी साइंड बाय ईच सब्सक्राइबर, सबको साइन करना होगा विथ, देखो, नेम, एड्रेस, डिस्क्रिप्शन, ऑक्यूपेशन, इफ एनी आर टू बी एडेड। One witness shall be attest the signature of the subscriber। ठीक है, समझ में आया? नाम आ गया, एड्रेस हो गया, ऑक्यूपेशन आ गया है और विटनेस का भी नाम आ गया है। ठीक है, द विटनेस शैल स्टेट आई विटनेस टू सब्सक्राइबर हु हैव सब्सक्राइब्ड and signed my presence. Further, I have verified his or their identity details for their identification and satisfied myself। मतलब विटनेस का साइन भी होना होगा मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में। Where a subscriber to the memorandum is illiterate, अगर कोई सब्सक्राइबर इलिटरेट होता है तो उनको क्या करना होगा, थंब देना हो, थंब मार्क जो लेते हैं वो उनको देना होगा। मार्क विच शैल बी डिस्क्राइब्ड एज सच बाय द पर्सन। ठीक है, सच पर्सन शैल बी रीड एंड एक्सप्लेन द कंटेंट्स ऑफ द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। उनको क्या आना होगा, रीड करना होगा या फिर एक्सप्लेन द कंटेंट्स, वैसा होना होगा। ठीक है, वेयर द सब्सक्राइबर इज बॉडी कॉर्पोरेट, ऐसा नहीं है कि सब्सक्राइबर सिर्फ इंडिविजुअल होगा। श्री रमेश सिनोय, लास्ट में देखो, पावर सर्फर इंटरएक्टिव इंडियन प्राइवेट लिमिटेड, रिलायंस एनर्जी, ये सब क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट। तो उनके लिए क्या करना होगा, द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन शैल बी साइंड बाय, कौन साइन करेगा, डायरेक्टर। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ये बात। ठीक है, तो डायरेक्टर उनका साइन करेगा। वेयर द सब्सक्राइबर इज एलएलपी, तो कौन साइन करेगा, साइन बाय ए पार्टनर। ठीक है, इन आइदर केस द पर्सन सो ऑथोराइज शैल नॉट एट द टाइम बी सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम ऑफ द एसोसिएशन। ठीक है, वेदर द सब्सक्राइबर इज ए फॉरेन नेशनल रेसिडिंग आउटसाइड इंडिया, कोई अगर फॉरेनर होता तो कैसे साइन करेगा, इन द कंट्री इन एनी पार्ट ऑफ द कॉमनवेल्थ हिज सिग्नेचर एंड एड्रेस ऑन द मेमोरेंडम, सेम उसका साइन और एड्रेस होना होगा। ठीक है, ऐसे ही करके सारा कुछ सब्सक्राइबर के बारे में, साइनिंग पावर के बारे में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है पर्टिकुलर्स ऑफ एवरी सब्सक्राइबर। सेम अभी तो हम लोगों ने देखा है, एवरी सब्सक्राइबर का क्या होना होगा, बताओ, एवरी सब्सक्राइबर का क्या क्या होना पड़ेगा, नेम, एड्रेस, पर्सनल डेटा, कम्युनिकेशन डिटेल्स, आइडेंटिटी प्रूफ, रेसिडेंशियल प्रूफ, ठीक है, नेशनलिटी, सब कुछ उसको देना होगा। अगर if the subscriber already a director or promoter of a company, the particular relating to his name, उसका सीन नंबर, मतलब अगर कंपनी होता है कोई तो उसका सीन नंबर देना होगा। ठीक है,
और ये सब किस में आ जाएगा? द प्रमोटर एंड और फर्स्ट डायरेक्टर shall self attest his signature and latest photograph फॉर्म INC 10 में उनको सारा कुछ, माने हम अगर हम लोग एवरी सब्सक्राइबर का सब कुछ लेना चाहते हैं तो किस में लेंगे? INC 10 में, ठीक है। हिज सिग्नेचर एंड लेटेस्ट फोटोग्राफ भी उनको देना होगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हम लोग का पर्टिकुलर्स ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर। फर्स्ट डायरेक्टर का भी सेम वैसे ही नेम, सिग्नेचर, डीन नंबर देना होगा, रेसिडेंशियल एड्रेस देना होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या देखेंगे? DIR 12। प्रमोटर और फर्स्ट डायरेक्टर शैल अटेस्ट हिज सिग्नेचर एंड लेटेस्ट फोटोग्राफ किसमें? INC 10 में, ठीक है, ईच सब्सक्राइबर के लिए। और फर्स्ट डायरेक्टर के लिए हम लोगों को क्या फी करना होगा? DIR 12, ठीक है। कंफ्यूजन हो? ये INC 10 था एवरी सब्सक्राइबर के लिए, ठीक है। सब्सक्राइबर के लिए था INC 10 और डायरेक्टर के लिए DIR 12, ठीक है। तो उसमें क्या क्या आ जाएगा? सेम, देयर नेम इंक्लूडिंग सरनेम्स, फैमिली नेम्स, डीन, रेसिडेंशियल एड्रेस, और सब्सक्राइबर के भी लिए सेम सब कुछ इसमें आ जाएगा सब्सक्राइबर के लिए और इसमें आ जाएगा डायरेक्टर के लिए, ठीक है। समझ में आया? नेक्स्ट आ जाता है आपका रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 प्रोवाइड्स दैट द रजिस्टर ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्स। जब सब कुछ हो जाता है कंपनी का, जो स्टेप मैंने दिखाया था एकदम फर्स्ट क्लास में दिखाया था ना, जब स्टार्टिंग किया था उसमें था, देखना एक बार। हाँ, जब सब कुछ हो जाएगा तब क्या करेगा? रजिस्टर ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या था? सब्सक्राइबर का डॉक्यूमेंट्स, MOA, AOA, डायरेक्टर्स का ये लिस्ट, पूरा सब कुछ चेक करने के बाद एंड इंफॉर्मेशन फील्ड shall register all documents and information in the register issued a certificate of incorporation। उस दिन दिखाया था ना सर्टिफिकेट ऑफ इंकॉर्पोरेशन, और किस में आएगा? INC 11। INC 11 में आपको क्या मिल जाएगा? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। एंड उसमें क्या रहेगा जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा? क्या इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा क्या होगा? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने के बाद क्या मिलेगा कंपनी को? एक सिन नंबर, ठीक है, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। आपका कंपनी का एक आइडेंटिटी नंबर मिल जाता है आपको। एंड फ्रॉम द डेट मेंशन्ड इन द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, क्या हो जाएगा? जब से आपको ये मिला है इसको क्या मानेंगे हम लोग? उस दिन से आपका कंपनी स्टार्ट फ्रॉम द डेट मेंशन्ड इन द सर्टिफिकेट, which means from the date mentioned in the scene, which means company is incorporated, ठीक है। The scene shall be distinct identity for the company and the same shall be included in the certificate, ठीक है। वो कंपनी का आइडेंटिटी है और उसको हम लोग सर्टिफिकेट में भी सब सारा जगह में उसको हम लोग यूज़ करके उसको यूज़ करके हम लोग काम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ऑब्लिगेशन ऑफ द कंपनी, सेक्शन 7 subsection 4 provides that the company shall maintain and preserve at its registered office copies of all the documents
कंपनी के लिए मैंडेटरी क्या हो जाता है, ऑब्लिगेशन क्या हो जाता है कि कंपनी का जितना कुछ डॉक्यूमेंट्स रहेगा, कोई भी इंफॉर्मेशन, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट्स, वो कहाँ पर प्रिजर्व करेगा, कहाँ प्रिजर्व करेगा, अभी तो बताया, शैल मेंटेन, शैल मेंटेन मीन्स बुक्स, टेली सुना है ना, या फिर डे टू डे रिकॉर्ड, कहाँ पर करेगा, रजिस्टर्ड ऑफिस में सब कुछ, ओरिजिनली फाइल विद द रजिस्टर्ड टिल इट्स डिसोल्यूशन अंडर दिस एक्ट। ठीक है, सारा कुछ वो कहाँ पर प्रिजर्व करेगा, रजिस्टर्ड ऑफिस में। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसको अंडर सेक्शन 447 में पनिशेबल होना पड़ेगा। ठीक है, पनिशमेंट में देखो, ही शैल बी लायबल फॉर एक्शन अंडर सेक्शन 447। ठीक है, अभी आ जाओ, प्रोसीड्यूर ऑफ ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम, जो उन्होंने मेमोरेंडम बनाया था उसको वो चेंज भी कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसको क्या करना होगा, एसआर पास करना होगा, स्पेशल रेजोल्यूशन। ठीक है, सेक्शन 13 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, पेज नंबर 366, provides the provisions that deals with alteration of memorandum। कभी भी अगर कुछ भी चेंजेस हो रहा है मेमोरेंडम में तो आपको ये सब कुछ मान के मेमोरेंडम चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट क्या हो जाता है, ऑल्टरेशन बाय स्पेशल रेजोल्यूशन। कंपनी में ऑल्टर द प्रोविजंस ऑफ इट्स मेमोरेंडम विद द अप्रूवल ऑफ मेंबर्स बाय स्पेशल रेजोल्यूशन। उसको 75% वोटिंग मिलना चाहिए, स्पेशल रेजोल्यूशन पास होना चाहिए, तभी आप चेंज कर पाएंगे। नेम चेंज ऑफ द कंपनी, अगर कंपनी अपना नेम चेंज करता है तो क्या करना होगा, द चेंज इन द नेम ऑफ अ कंपनी शैल बी इफेक्टेड ओनली विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन राइटिंग। सीजी को इन राइटिंग देना होगा कि आप अपना नाम चेंज कर रहे हैं। नो सच अप्रूवल, अगर आपका नाम ही चेंज हो गया है मतलब आप कुछ घोटाला कर रहे हैं, इसलिए आपको क्या करना होगा, सीजी का परमिशन लेना होगा, तभी आप नेम चेंज कर पाएंगे। अगर आपने सीजी का परमिशन नहीं मिला, आपको अप्रूवल नहीं मिला, तो आप नाम चेंज नहीं कर पाएंगे। नेसेसरी वेयर द चेंज इन द नेम ऑफ द कंपनी इज ओनली द डिलीशन ऑफ अ फॉर्म और एडिशन देयर टू। आप उसमें कुछ डिलीट कर सकते हैं या फिर कुछ एडिट कर सकते हैं। कैसा टाइप का, ऑफ द वर्ड प्राइवेट, अगर आपका कंपनी प्राइवेट है तो आप उसको पब्लिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एंट्री इन रजिस्टर ऑफ कंपनीज, ऑन एनी चेंज ऑफ द कंपनी द रजिस्टर शैल एंटर द न्यू नेम इन द रजिस्टर ऑफ द कंपनीज इन प्लेस ऑफ द ओल्ड नेम एंड, तो कंपनी क्या करेगा, रजिस्टर क्या करेगा, आपका नाम चेंज करके एक फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन विद द न्यू नेम, द चेंज इनटू द नेम शैल बी कंप्लीट एंड इफेक्टिव ओनली ऑन द इशू ऑफ सच सर्टिफिकेट। ठीक है, नेम अगर आप चेंज करना चाहते हैं, जब तक आपको नया इनकॉर्पोरेशन नहीं मिलेगा तब तक आप अपना नाम चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चेंज इन द रजिस्टर्ड ऑफिस, अगर आप अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा, द ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम रिलेटिंग टू द प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस वन स्टेट टू अनदर शैल नॉट हैव एनी इफेक्ट, आपका कोई इफेक्ट नहीं होगा अनलेस इट इज अप्रूव्ड बाय द सीजी ऑन द एप्लीकेशन इन सच फॉर्म एंड मैनर एज में भी सेम ही है, आपको सीजी का परमिशन लेना होगा इसके लिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, फाइलिंग विथ रजिस्टरर, अ कंपनी
shall in relation to any alteration of the memorandum, अगर कुछ भी ऑल्टरेशन करना चाहते हैं, फाइल विद द रजिस्टर, रजिस्टर को एक फाइल करना होगा, द स्पेशल रेजोल्यूशन पास। मेनली आपको एमओए में कुछ भी आप चेंज करना चाहते हैं तो सीजी का परमिशन लीजिए, नहीं तो एसआर पास कीजिए और उसके बाद आप रजिस्टर को एक फाइल कीजिए, एप्लीकेशन दीजिए कि आप चेंजेस कर रहे हैं, और ये सारा प्रोसीड्यूर है और कुछ भी नहीं है। फर्स्ट हो जाएगा एसआर पास करो, नहीं तो सीजी का परमिशन लो, नेक्स्ट रजिस्ट्रार को बताओ, रजिस्ट्रार को बताने के बाद वो अपने साइड से एक फ्रेश इनकॉर्पोरेशन ऑफ सर्टिफिकेट दे देगा। उसके बाद आप फिर से अपना कंपनी अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, पेज नंबर 370 में आ जाओ। रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ अ कंपनी, उसके लिए भी कुछ कुछ रूल्स दिया गया है, वो देखो। सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 द of the act require a company to have a registered office of its own for the purpose of receiving and acknowledging all communications and notice addressed to the office। उस दिन बताया था ना एक रजिस्टर्ड ऑफिस देना होगा, तो जब आप स्टार्ट करेंगे प्री फेज में, प्री इनकॉर्पोरेशन फेज में, आपको जस्ट कौन सा स्टेट में है वो बताना होता है। जब आपको सीन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा, उसके 30 डेज बाद आपको बताना होता है कि आपका फुल एड्रेस। द रजिस्टर्ड ऑफिस शैल बी ओपनड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। ठीक है, 30 डेज बाद आपको फुल एड्रेस रजिस्टर को फाइल करना होता है। क्यों फाइल करना होता है? क्यों फाइल करना होता है? अभी तो बताया, फॉर द पर्पस ऑफ रिसीविंग एंड एक्नॉलेजिंग ऑल द कम्युनिकेशन एंड नोटिस एड्रेस टू द ऑफिस। ठीक है, वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, आपका रजिस्टर्ड ऑफिस किस में वेरीफाइड करेंगे? The company shall furnish to the registrar verification of its registered office within the period of 30 days from the date of its incorporation। किसमें वेरीफाई करवाएंगे? INC 22 within 30 days from the date of incorporation along with fees। आप सिर्फ रजिस्टर्ड ऑफिस बना के रख दे रहे, ऐसा नहीं होगा, आपको उसके लिए फाइल करना होगा INC 22 विद इन 30 डेज। तो क्या आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा पूछेगा? नहीं पूछेगा, इसमें आ सकता है फिलिंग द ब्लैंक्स या फिर MCQ। ठीक है, तो यही सब छोटा छोटा चीज़ होता है जो आपको MCQ में पूछा जाता है। अगर 4 मार्क का क्वेश्चन पूछेगा भी तो क्या पूछेगा? द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स शैल बी अटैच्ड टू द फॉर्म। इसके साथ आपको क्या अटैचमेंट, क्या अटैचमेंट मैंडेटरी है? द रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स ऑफ द टाइटल ऑफ द प्रीमाइसेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस इन द नेम ऑफ द कंपनी। ठीक है, उसका एक डॉक्यूमेंट्स ऐसा देना होगा जो उसका प्रूफ बताता है कि यही एड्रेस होगा। द नोटराइज्ड कॉपी ऑफ द लीज और रेंट ऑथराइज इन द नेम ऑफ द कंपनी अलॉन्ग विद द कॉपी रेंट पेड रिसीव्ड नॉट ओल्डर देन 1 मंथ। समझ में आया? ये क्या है? फर्स्ट क्या था? अगर आपका खुद का है तो उसका एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स दो, अगर आप रेंट में दे रहे हैं तो उसका एक नोटराइज्ड कॉपी आपको देना होगा विथ नॉट ओल्डर देन 1 मंथ रेंट पेड।
अगर आप रेंट पेड कर रहे हो, लीज में ले रहे हो, तो आपको उसका भी एक रिसिप्ट देना होगा साथ में, ठीक है। द ऑथराइज्ड फॉर्म द ओनर एंड ऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट ऑफ द प्रेमाइसेस along with the proof of ownership। अगर आपका खुद का है तो ओनरशिप का भी एक ऑथराइज्ड फॉर्म आपको देना होगा। द प्रूफ ऑफ एविडेंस ऑफ एनी यूटिलिटी सर्विस, लाइक एविडेंस के हिसाब से आप क्या दे सकते हैं, यूटिलिटी सर्विस लाइक टेलीफोन, गैस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा, ठीक है। ऐसा कुछ आप उसके साथ INC 1222 के साथ अटैच करके आपको देना होगा, ठीक है। तो रजिस्टर्ड ऑफिस के लिए भी कुछ कुछ रूल्स है वो देखना होता है। और एक है देखो सेक्शन रूल 28 शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन द सेम स्टेट। अगर आप अपना रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्टिंग कर रहे हो तो क्या करना होगा, फॉर शिफ्टिंग ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन सेम स्टेट एन एप्लीकेशन 22 में आपने क्या क्या, वेरीफाई द रजिस्टर्ड ऑफिस। और अगर शिफ्टिंग करना चाहते हो तो INC 23 में आपको बताना होगा कि आप with fee is filed with regional director for seeking confirmation for shifting the registered office। रीजनल डायरेक्टर से आपको क्या होगा, कंफर्मेशन लेना होगा, उसके बाद ही आप एक स्टेट से दूसरा स्टेट में शिफ्ट कर सकते हैं आपका कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस। क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है बताओ। कम्युनिकेशन पुराने एड्रेस में आ जाएगा और आपका जितना कुछ था मेंटेन किस में था, रजिस्टर्ड ऑफिस में, तो वो सब में भी प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोगों को अगर शिफ्टिंग करना चाहते हो, कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप शिफ्ट कर सकते हो INC 23 में, लेकिन आपको रीजनल डायरेक्टर का कंफर्मेशन लेना होगा, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट डे हम लोग पब्लिक ऑफर, प्रोस्पेक्टस वो सब देखेंगे, हाँ। और शेयर्स कुछ कुछ है। प्रोस्पेक्टस क्या होता है इन जनरल, प्रोस्पेक्टस कंपनी का सारा डिटेल्स, और अगर आपको प्रोस्पेक्टस मिलता है अपना कॉलेज का तो क्या रहेगा उसमें, कैसे करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, कैसे करके दैट मीन्स कैसे करके आप एडमिशन ले सकते हैं, कितना फीस रहेगा, कब तक में आपको पे करना होगा, अगर नहीं किए तो पेनल्टी कितना होगा, ये सब कुछ किस में रहता है, एक प्रोस्पेक्टस में। तो वैसे ही कंपनी का जो प्रोस्पेक्टस होता है उसमें भी सब कुछ होता है, तो वो हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे। प्रोस्पेक्टस में क्या क्या रेस्ट्रिक्शन रहेगा, ठीक है, और इसका कब तक क्या करना होगा, सब कुछ हम लोग प्रोस्पेक्टस के थ्रू देखते हैं, ठीक है। वो हम लोग नेक्स्ट डे प्रोस्पेक्टस पढ़ेंगे, ठीक है। आज का मेनली क्या था, आज क्लास में MOA क्या है, AOA क्या है, और कैसे करके उसका साइनिंग होगा, ठीक है। और लास्ट में क्या देखा,
रजिस्टर्ड ऑफिस जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कंपनी का, ठीक है। ओके, थैंक यू।